Jai Hind students, I Pankaj Singh, your biology teacher, and today I will teach you one more interesting chapter of class 12th biology, molecular basis of inheritance. But dear students, in previous chapter हम सब ने पढ़ा about the heredity and variation, और ये जो चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसकी भी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ईयर 1865, जो कि किसका साल था? मैंडल्स के एक्सपेरिमेंट का साल था। इन 1865, जो कि काफ़ी फेमस है मैंडल और उनकी स्टोरीज के बारे में, मैंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में, और जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ा। इन 1865 एक और साइंटिस्ट थे, इनका नाम है फ्रेडरिक मिशर। और फ्रेडरिक मिशर ने स्टडी स्टार्ट की अबाउट द इंडिपेंडेंट एनिमल सेल की। और जब उन्होंने इंडिपेंडेंट एनिमल सेल की स्टडी अबाउट की तो उन्होंने इंडिपेंडेंट एनिमल सेल कलेक्ट किए पस सेल्स से। पस सेल्स क्या होती हैं? जो भी वाउंड होते हैं, तो वाउंड को जब बैंडेज करते हैं तो उस पर क्या होती है, पस सेल्स जो होते हैं वो जाके चिपक जाते हैं। तो वहाँ से उन्होंने कलेक्ट की पस सेल्स, और बाद में उन्होंने न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स जो है वो कलेक्ट किया वहाँ से। और उससे उन्होंने क्या किया कि एल्केलाइन मीडियम में पस सेल को एल्केलाइन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कराया, और उसके बाद उन्होंने उसको एसिडिक सॉल्यूशन के साथ न्यूट्रलाइज किया। तो उन्होंने एक प्रेसिपिटेट पाया, और वो जो प्रेसिपिटेट था वो एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड था। तो फ्रेडरिक जो मिशर हैं वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को देखा। किसने देखा? फ्रेडरिक मिशर ने। कब देखा? इन 1869 में। 1865 के आसपास जो है जर्मनी में ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले जो है वो नेचुरल साइंस की एक अलग डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया। और फिर वहाँ से जो है टिश्यू केमिस्ट्री का एक स्ट्रीम स्टार्ट हुआ, और इसी टिश्यू केमिस्ट्री के स्ट्रीम में ही आगे चल के फ्रेडरिक मिशर ने जो है वो न्यूक्लिक एसिड की खोज की। बट दैट टाइम उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन का नाम दिया, और जो उन्होंने न्यूक्लिक एसिड आइसोलेट की थी पस सेल से, उसका जब उन्होंने केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में स्टडी की तो उन्होंने उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, और इसके साथ साथ फास्फोरस भी एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिला। उसके बाद जितने भी दैट टाइम पे नॉन प्रोटीन थे, सबके कॉम्पोजिशन से उन्होंने उसको जब मैच कराया और स्टडी की, सबको एक साथ कंपेरेटिव स्टडी की, तो उन्होंने ये पाया कि ये जो सबस्टेंस है न्यूक्लिक एसिड, ये किसी भी प्रोटीन से जो है वो मैच नहीं करता है। ठीक है, और उन्होंने न्यूक्लिन का नाम दिया था उसको। आगे चल के इनके जो कुछ सीनियर थे, स्टैनले, उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, थोड़े एक्साइटेड थे वो, बट वो इस रिसर्च को काफ़ी एक्साइटेड थे, बट उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया इसको पब्लिश कराने के लिए। 1871 के वार में ये पब्लिश नहीं हो पाया, 70 की वार की वजह से। 71 में जाके ये पब्लिश हुआ, बट उसके बाद इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और 1889 में आगे चल के आल्टमैन ने फर्दर उनकी जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उसकी डिटेल स्टडी की, और थोड़ी सी जो साइंस थी वो और ज़्यादा डेवलप हो चुका था, और उन्होंने न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया न्यूक्लिन को। ओके, तो सबसे पहले जो है न्यूक्लिक एसिड देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, आइसोलेट किया गया फ्रेडरिक मिशर के द्वारा इन 1869 में। इन 1869 फ्रेडरिक मिशर 1869 में, एंड आल्टमैन ने इसको 1889 में सबसे पहले नेम दिया न्यूक्लिक एसिड का। इसका नेम दिया न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है,
Now we will discuss about the nucleic acid and its structure. Nucleic acid generally जो होता है it is of two types, DNA and RNA. न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो तरह का होता है, डीएनए और आरएनए. ठीक है, तो दिस इज द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए. डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड. हम लोगों का चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो जो इनहेरिटेंस के हेरिडेटरी जो हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है हमारा डीएनए. डीएनए जो होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है. और जितने भी लिविंग बींग्स हैं एक्सेप्ट कुछ वायरसेस जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो कुछ वायरसेस को छोड़ के जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ऑल प्लांट, ऑल एनिमल्स, ऑल प्रोकैरियोट्स, सबका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जो होता है डीएनए होता है. ठीक है, तो हम लोग डिटेल से डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ये जानेंगे डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है. तो जनरली डीएनए जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है. ओके, उसके बाद जो प्लास्टिड होता है वहाँ पे डीएनए पाया जाता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है. इसके अलावा इट आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. आप नोट करते रहेंगे, डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, in some viruses DNA is present in double stranded form and it is also present in single stranded form. RNA, it is of three types, ribosomal RNA, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए. और ये जो आरएनए होता है वो जनरली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में. ओके, तो वी विल डिस्कस अबाउट द डीएनए. डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. ये डीएनए होता क्या है? इट इज द पॉलीमर ऑफ, क्या याद करेंगे आप, तो इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. मीन्स डीएनए जो होता है वो मिलके बना होता है मोनोमर यूनिट से, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए जो टर्म है इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था जैकारिस ने. किसने? जैकारिस ने सबसे पहले डीएनए टर्म का इस्तेमाल किया था. ठीक है, न्यूक्लियन टर्म दिया था फ्रेडरिक मिशर ने, आल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड और जैकारिस ने डीएनए टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल किया था. ओके, तो बिफोर डिस्कस अबाउट द डीएनए we will discuss one more important topic because DNA is our genetic material. So what are the main characteristics of the genetic material? Genetic material की main characteristics क्या होती हैं? तो पहले आप लोग ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग डीएनए को आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो जो जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा, हमको पता है क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है. ओके, डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल की जो पहली जो खासियत होती है वो ये होती है कि ये आपका रेप्लिकेट करने के कैपेसिटी रखता हो. ठीक है, यानी इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की क्या हो, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए. तो डीएनए के अंदर क्या होती है, रेप्लिकेशन की क्षमता होती है. ठीक है, ये इसको बनाता है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल. इसकी सबसे पहली विशेषता ये है, इट्स हैव टेंडेंसी टू रेप्लिकेट. सेकंड जो चीज होती है, ये शो करता है क्या, स्टेबल म्यूटेशन. क्या शो करता है, स्टेबल म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज. और वी ऑल नो दैट म्यूटेशन जो होता है टेंड्स टू द इवोल्यूशन. म्यूटेशन जो होता है कारण होता है किसका, इवोल्यूशन. तो स्टेबल म्यूटेशन होना चाहिए किसमें, जेनेटिक मटेरियल में. शो करे क्या, वो स्टेबल म्यूटेशन. एंड द स्टेबल म्यूटेशन शुड बी इनहेरिटेबल.
जो स्टेबल म्यूटेशन हो वो क्या होना चाहिए, तो वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक क्या होना चाहिए, तो ट्रांसमिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये विशेषता है किसकी, जेनेटिक मटेरियल की। और थर्ड थिंग जो है वो ये है कि इट्स अ टेंडेंसी टू ट्रांसलेट द मैसेज बाय, जैसे इस ट्रांसलेशन की क्षमता हो किससे, तो जो एम आर एन ए ट्रांसक्राइब हो रहा है, आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोसेस क्या बन रहा है, एम आर एन ए, और फिर वो एम आर एन ए क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा, और क्या फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन का। एंड वी ऑल नो दैट प्रोटीन का आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन। एंड द होल बॉडी, जो हमारी पूरी बॉडी का जो बिल्डिंग होती है यानी बनावट होती है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, प्रोटीन का होता है। और जितनी भी फंक्शनिंग होती है हमारे बॉडी की वो किसके कंट्रोल में होती है, आपको पता है एंजाइम और हार्मोन की, और ये कहाँ से आते हैं, तो प्रोटीन से आते हैं। ठीक है, ऑल एंजाइम्स कहाँ से डिराइव होती हैं, प्रोटीन से होती हैं। ठीक है, फंक्शनल प्रोटीन से। ठीक, तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, यानी क्या, तो रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, स्टेबल म्यूटेशन की प्रॉपर्टी, और ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन फॉलो होता है। ठीक है, किसके द्वारा, जेनेटिक मटेरियल के द्वारा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टर्म। हम लोगों ने ये भी जान लिया जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए कहाँ कहाँ पे होता है। तो इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट थिंग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये मॉलिक्यूल होता है जो 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो इफ समवन आस्क व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, तो दिस इज द मोनोमर, क्या होता है ये, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब मोनोमर है एंड इट इज आल्सो मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहली जो मॉलिक्यूल होती है वो होती है क्या, पेंटोज शुगर। क्या होती है, पेंटोज शुगर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दोनों चीजें लेके चलेंगे, क्या, तो डीएनए भी लेके चलेंगे और थोड़ा सा आरएनए के बारे में भी डिस्कस करेंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो जो पेंटोज शुगर होती है डीएनए में, इसका फार्मूला होता है क्या, C5H10O4। दिस इज द molecular formula of pentose sugar in case of DNA, and in case of RNA ये क्या होता है, C5H10O5। What is the difference? Difference of 1 O, यानी एक ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, अब कैसे है, कहाँ पे है, इसको हम लोग स्ट्रक्चर के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर जो होता है फ्यूरेनोस रिंग से बना होता है। इसमें क्या होते हैं, 4 कार्बन होते हैं रिंग में, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4, और एक कार्बन जो होता है वो क्या होता है, रिंग के बाहर होता है। ठीक है, कार्बन 1 यहाँ पे क्या है, HNOH, सेम यहाँ पे HN। अब थोड़ा सा यहाँ आपको समझना होगा, इन केस ऑफ डीएनए दिस इज द सेकंड कार्बन, और सेकंड जो कार्बन होता है यहाँ पे लैक ऑफ 1 ऑक्सीजन होता है इन केस ऑफ डीएनए। ठीक है, आरएनए में यहाँ पे क्या होगा, OH, H के जगह पे क्या होगा, OH, तो उसे हम लोग कहेंगे राइबोज शुगर। ठीक है, बोथ शुगर इज पेंटोज यानी 5 कार्बन, शुगर कंटेन 5 कार्बन, एंड बोथ शुगर इज पेंटोज शुगर, बट वन इज called ribose. This formula is C5H10O5. It have 5 oxygen atom, and the second is called deoxyribose, lack of 1 oxygen atom at carbon number 2. तो जितने भी कॉर्नर है यहाँ पे कार्बन होते हैं, इतना तो आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो हर कॉर्नर पे क्या है, कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। यहाँ पे क्या होता है, H, यहाँ H और यहाँ पे H, यानी CH2OH हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपका H, ये आपका H और ये आपका OH। दिस इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये क्या है, आप लोग स्ट्रक्चर बनाते चलेंगे साथ साथ। दिस इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर सेम इससे मिलता जुलता रहेगा, केवल आप लोगों को एक चीज ध्यान देनी है, ये कार्बन 1 HOH, कार्बन 2 पे H की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, OH, ये H OH, यहाँ पे क्या है CH2
OH and H. This is the structure of ribose sugar. This is the first molecule of nucleotide. Okay, nucleotide is made up of three different types of molecule. Pentose sugar. Okay, the second is nitrogen bases. The second is nitrogen bases. जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, हम लोग नाइट्रोजन बेस के बारे में डिस्कस करेंगे. सेकंड इज नाइट्रोजन bases. Okay, nitrogen bases are of two types: purines and pyrimidines. Purines and pyrimidines. Purines are of two types: adenine and guanine. And pyrimidines are of three types: cytosine, thymine and uracil. अब क्या क्या आपको याद रखने हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे. प्यूरिन्स और pyrimidine के बारे में डिस्कस करिए. प्यूरिन जो होती है, इट इज ऑफ टू टाइप्स ओनली, एडेनिन एंड गुआनिन. एंड pyrimidines जो होता है वो थ्री टाइप्स का होता है. कौन कौन सा? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. ओके, और क्या होता है जनरली प्यूरिन जो होता है इसके बारे में यह होता है बाईसाइकिल. कैसा होता है? बाईसाइकिल या फिर बाई रिंग. और ये क्या होता है? मोनोसाइकिल. क्या होता है ये? मोनोसाइकिल. ठीक है. इन रिंग 4 नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट. 4 नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन रिंग. प्यूरिन रिंग में यानी एडेनिन एंड गुआनिन में जो रिंग होता है उसमें क्या होते हैं? 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ पे कितने होते हैं? 2 नाइट्रोजन एटम. बात कर रहे हैं रिंग के अंदर की बात हो रही है. ठीक है. 2 नाइट्रोजन एटम जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ pyrimidines. और ये पोजीशन, जो पोजीशन की बात करते हैं तो जो पोजीशन होती है वो होती है 1 फर्स्ट पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे और 9 पोजीशन. ठीक है. और इन केस ऑफ pyrimidine फर्स्ट पोजीशन पे एंड 3rd पोजीशन पे. ठीक है. मैं उतनी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस से क्या रिलेटेड है और आपके इंपॉर्टेंट है किसके एग्जामिनेशन व्यू पे. ठीक है, से देखा जाए तो जो आपके नाइट्रोजन बेस हैं बेसिकली 2 टाइप्स के, प्यूरिन्स एंड pyrimidines. Purines are of 2 types, adenine and guanine. And pyrimidines are of 3 types, cytosine, thymine and uracil. Purine is a bicycle ring, इज अ मोनोसाइकिल रिंग. ठीक है. इसमें 2 साइकिल, इसमें सिंगल साइकिल होता है, एक चक्र होता है. ठीक है. 1 रिंग होता है, इसमें 2 रिंग होता है. ठीक है. रिंग में इसमें 4 नाइट्रोजन एटम होते हैं, इसमें कितने होते हैं? 2 नाइट्रोजन एटम. पोजीशन जो होती है नाइट्रोजन एटम की वो होती है 1st, 3rd, 7th एंड 9th. यहाँ पे 1st एंड 3rd पोजीशन पे. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, विच पोजीशन ऑफ विच नाइट्रोजन. ठीक है, will attach to the pentose sugar. तो आपको याद रखना है in case of adenine and guanine, राइट करके, in case of adenine and guanine the 9th पोजीशन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन कौन सी पोजीशन वाला है? 9th पोजीशन. ठीक है. will make a an glycosidic bond with first carbon of pentose sugar. ओके, फिर से नोट करिए. In case of adenine and guanine, the 9th position nitrogen make an glycosidic bond with first carbon of pentose sugar. Okay. And in case of cytosine, thymine and uracil, the first nitrogen make an glycosidic bond with first carbon of pentose sugar. Okay, इतना समझ में आ गया. अब चलेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. ध्यान देंगे. जब सपोज करिए दिस इज द पेंटोज शुगर, मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यानी पेंटोज शुगर हो गया, इससे क्या जुड़ गया? नाइट्रोजन बेस जुड़ गया.
तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और इसमें यदि ऐड हो जाता है फास्फोरिक एसिड यानी H3PO4 या फॉस्फेट ग्रुप जनरली कहते हैं, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये क्या होता है? फास्फोरस होता है जिससे क्या जुड़ा होता है? इतने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं और 3 उसमें हाइड्रोजन कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड। ओके, समझ में आ गया? अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, ये जो फास्फोरिक एसिड जो होता है वो अटैच होता है किससे? पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से अटैच होता है। किस बॉन्ड के द्वारा? तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने देखा? यानी वन न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स of different types. The first is pentose sugar, second is nitrogen base, and the third is phosphoric acid. So in case of DNA and in case of RNA, four types of nucleotides are present on the basis of different types of nitrogen bases. Okay? तो क्या ध्यान दीजिए, एक चीज और आपको याद रखनी है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, या 11th में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। इन केस ऑफ डीएनए में क्या होता है? तो एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन होता है एंड थाइमिन एंड साइटोसिन जो होता है वो आपका pyrimidine बेस होते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ आरएनए द प्यूरिन बेसेस आर सेम, एडेनिन एंड गुआनिन, but pyrimidine bases are cytosine and uracil. Means thymine is replaced by, thymine जो होता है वो रिप्लेस होता है किससे? यूरेसिल से। तो इतना बस आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो 4 तरह के बेस पेयर हैं दोनों में, डीएनए में भी और आरएनए में। मीन्स 4 different types of nucleotides are present in case of DNA and also in case of RNA. Okay, now we will discuss about the structure of DNA. ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था किसके द्वारा? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया। काफी ये जो था उस टाइम का सबसे फेमस कह सकते हैं हम लोग कि एक स्टेटमेंट था और काफी एक दैट टाइम उस समय के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल जो हैं प्रपोज किए, पर सबसे ज़्यादा फेमस कह सकते हैं या फिर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो मॉडल है वो किसका है? वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। कौन सा मॉडल है? डबल हेलिकल। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। अब थोड़ा सा इस मॉडल को हम लोग थोड़ा समझेंगे डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड होती हैं। क्या होती हैं? 2 स्ट्रैंड होती हैं, जितना बोर्ड में विजिबल है आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, और ये जो दोनों स्ट्रैंड होती हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। एंटी पैरेलल क्या होता है ये बताएंगे। पैरेलल का मतलब तो समझ रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होगी हर जगह एक दूसरे से। और देखने में क्या लग रहा है? देखने में तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, और ये कहीं भी आपको क्रॉस नहीं करती हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को कहीं भी जो है वो क्रॉस नहीं करती है। ये हमेशा एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, इनके बीच की दूरी भी हमेशा क्या होती है? इक्वल। कितनी होती है? तो जो ये इक्वल है, डायग्राम थोड़ा सा इस पे आप लोग ध्यान देंगे। जो राइटिंग जो होगी, जो लिखी हुई चीजें होंगी उस पर आप फोकस करेंगे। ये दोनों स्ट्रैंड के बीच की जो दूरी होती है ना वो होती है कितनी? 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ये ऐसे क्यों कॉइल हो जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर नोइंग दिस, ये जो स्ट्रैंड बनी होती है, दिस स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। इससे मिलकर बना होता है
शुगर से मिलकर बना होता है, यानी पेंटोज शुगर से एंड फॉस्फेट, देन शुगर, देन फॉस्फेट, देन शुगर, देन फॉस्फेट, देन शुगर, देन फॉस्फेट, ऐसे 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 चल के बना होता है। सेम ये वाला स्ट्रैंड भी शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट ऐसे बना होता है, ठीक है। और शुगर से अटैच होते हैं नाइट्रोजन बेस लाइक एडेनिन, लाइक थायमिन, लाइक गुआनिन, लाइक साइटोसिन, ठीक है। और एडेनिन जो होता है वो हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ, ठीक है। अगेन यहाँ पे थायमिन किससे जुड़ेगा, एडेनिन के साथ। उसके बाद गुआनिन किसके साथ जुड़ता है, यहाँ पे ये हो गया पी, ये हो गया एस, तो ये किससे जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ, अगेन पी फिर देन एस। तो ये साइटोसिन अटैच होता है किससे, गुआनिन के साथ, ठीक। तो क्या होता है कि वन जो प्यूरिन होता है वो दूसरे pyrimidine के साथ क्या होता है, अटैच होता है, किसके थ्रू, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पे दो तरह के होंगे, डबल एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इन केस ऑफ द लिंक बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन जो होते हैं वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, एंड गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इतनी चीजें जो है आप लोग याद रखें। So this is the structure of double helical structure of DNA। क्या क्या याद रखना है, तो जो वन हेलिक्स होता है, सपोज करिए यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो सेपरेशन जो होता है, गैप होता है, ये होता है कितना, 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है इनके बीच का सेपरेशन, 34 एंगस्ट्रॉम। वन हेलिक्स की कंप्लीट जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, ओके। और जनरली जो हम लोग सबसे ज्यादा जब टाइप्स ऑफ डीएनए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो टाइप्स ऑफ डीएनए में डीएनए जो होते हैं ए बी सी डी एंड जेड टाइप पढ़ेंगे, ओके। तो जो बी जो टाइप होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉमन, वेरी कॉमन टाइप होता है बी टाइप। और बी टाइप में जो ये जो वन हेलिक्स होता है, इसके बीच जो नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं वो होते हैं 10। कितने होते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर, 10 होते हैं। और दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इतनी चीजें जो है आपको डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए से याद रखनी है, ठीक है। इतना पूछ सकता है। द स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है ये बोन, ठीक है। ये स्ट्रैंड शुगर देन फॉस्फेट देन शुगर देन फॉस्फेट देन शुगर एंड देन फॉस्फेट। उसके बारे में अभी भी यहाँ समझाऊंगा डिटेल में कैसे लिंक होते हैं, ठीक है। सेम दोनों स्ट्रैंड किससे मिलकर बनी है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। अब यहाँ पे एक नई कहानी आएगी। अब एंटी पैरेलल वाली जो चीज है, जहाँ पे 3' to 5' पढ़ेंगे एक स्ट्रैंड, और दूसरी स्ट्रैंड जो होती है वो 5' से 3'। तो ये क्या है, ये 3' ये 5', तो इसको मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे आप लोग फोकस करेंगे, ठीक। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये 3' और 5' एंड जो होता है ये डिसाइड होता है किसके द्वारा, तो पेंटोज शुगर के द्वारा। इसे जो है पेंटोज शुगर, ध्यान देंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये कार्बन 1 है, दिस इज द कार्बन 1, C1, ये आपका C2, ये C3, ये C4 और ये जो है आपका C5, ठीक है। अब this end is called 3' end and this end is called 5' end। C1 से अटैच होता है नाइट्रोजन बेस, क्या होता है इससे, नाइट्रोजन बेस। सपोज करिए यहाँ पे एडेनिन जुड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ समझते रहेंगे, क्या बॉन्ड, बॉन्ड क्या होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। इससे क्या जुड़ा हुआ है, पेंटोज शुगर से क्या जुड़ा हुआ है, आपका नाइट्रोजन बेस। सपोज करिए एडेनिन जुड़ा हुआ है कार्बन 1 से, ठीक है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप भर लीजिए, ये H आपको याद हो गया होगा अब तक। तो कार्बन नंबर 4, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है C, ये ध्यान देंगे, ये OH, ये H एंड ये H और यहाँ पे H। एक कार्बन नंबर ये 5 है, ठीक है। अब समझिए क्या समझना है। यहाँ पे ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस में ये OH, ये OH और ये OH। फास्फोरिक एसिड क्या देता है, H+, तो यहाँ से H+ और यहाँ से OH-, यहाँ -H2 होगा, सेम यहाँ पे -H2 होता है, ठीक है।
डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन, यानी वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो क्या बनता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से OH माइनस, ये आपस में जुड़ गए। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन बॉन्ड नाम होता है क्या? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बनेगा यहाँ पे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो है ये 5' एंड है। कौन सा एंड है आपका? ये 5' यानी 5th कार्बन वाला सिरा है। सेम यहाँ पे भी यहीं पे होगा, ये फॉस्फोरस है, यहाँ पे ये OH, फिर यहाँ पे OH, फिर ये डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ OH। सेम आप यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो दिस इज द 3' एंड। कौन सा एंड है ये? ये आपका 3' एंड। ये 3' एंड हो गया आपका, ये 5' एंड। 3' to 5' जा रहे हैं। मैंने बताया कि दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, यानी बीच का गैप तो सेम होगा, कितना? 20 एंगस्ट्रॉम का, लेकिन एंटी पैरेलल यानी एक का डायरेक्शन यदि होगा पूरब से पश्चिम तो दूसरे का होगा पश्चिम से पूरब। ठीक है, यानी एक ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो दूसरा ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। बट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे क्या होंगे? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। ओके, तो सेकंड यदि एंटी पैरेलल कैसे बनाएंगे? अच्छा आप ही बताओ, सिंपल सी बात है कि क्यों होते हैं एंटी पैरेलल। ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। सपोज करो कि ये क्या है? ये है आपका, ये आपका स्ट्रैंड हो गया। स्ट्रैंड के इधर एक हाथ निकला हुआ है, ठीक है, और ये दूसरा स्ट्रैंड है। इसके भी बगल में अगर इधर मैं एक हाथ निकाल दूं तो वो कभी भी अपने आमने सामने आएंगे? पॉसिबल है? कभी भी कभी नहीं आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हम लोग, ये जो ऐसे है, तो इसको मैं ऐसे लेके आ जाऊं, है ना? चलिए एक और बात यूज कर रहे हैं। जब सपोज करिए कि ये एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, सेम ये हमने ऐसे अगर इसको डायग्राम बनाया, समझिए ये हो गया आपका शुगर फास्फेट की, ये आपका स्ट्रैंड हो गया और इधर नाइट्रोजन बेस अटैच है। तो सेम अगर मैं इसको भी ऐसे रख दूंगा तो ये तो इधर चला गया। अब कभी भी आमने सामने आएंगे ये नाइट्रोजन बेस? नहीं आएंगे। तो इसके लिए इसको क्या करें? तो इसके लिए इसको हम लोग उदाहरण में ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसकी कैप नीचे के साइड में है और इसकी कैप कहाँ चली गई? ऊपर के साइड में। ये आमने सामने आ गए। इसे कहते हैं हम लोग एंटी पैरेलल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं एंटी पैरेलल। ओके, तो सेम ऐसे हम लोग बनाएंगे क्या? तो ये हमारा हो गया आपका, ये आपका पेंटोज शुगर, ठीक है, ये आपके हो गया क्या? पेंटोज शुगर, ठीक है। अब ये पेंटोज शुगर है, कार्बन नंबर ये 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, और यहाँ पे क्या है? C, ये H, ये H, ये OH, ये कार्बन नंबर आपका 5, ये कार्बन नंबर 3, यहाँ पे क्या है? OH, ये H, ये H, ये OH, ये OH आपका, ये H, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझेंगे। इससे क्या जुड़ा है? एडेनिन जुड़ा है, ठीक, इससे एडेनिन जुड़ा है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं इसको। और फिर इस कार्बन 1 से क्या हुआ? ये यहाँ से H हटा और यहाँ पे आके क्या जुड़ गया? यहाँ पे जुड़ गया थाइमिन। क्या है? सेम बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और एडेनिन थाइमिन के बीच में क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कितना? तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका बन गया डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ भी एक चीज देखिए, ये कार्बन नंबर 3 है, दिस कार्बन नंबर 3 जो है ये भी क्या होगा? किससे अटैच होगा? तो ये भी जुड़ा होगा किससे? फास्फोरिक एसिड से। तो ये आपका फास्फोरिक एसिड हो गया, ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया फास्फोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या? OH, सेम यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, यहाँ से H देगा, ये H प्लस देगा, ये OH माइनस, ठीक, क्या देगा ये आपके H प्लस, ये OH माइनस, H2O निकल गया। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से ये आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। सेम यहाँ पे भी क्या होगा? सेम ये वापस जुड़ जाएंगे किससे? ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से क्या होंगे? फिर से ये जुड़ जाएंगे। तो दिस इज द 5' एंड दिस इज द 3' एंड। यानी कार्बन नंबर 3 की साइड इधर है, 5 की साइड किधर है? इधर। तो एक जो आपका स्ट्रैंड होता है वो कैसे चलता है? 3' to 5', और दूसरा चलता है यहाँ पे देखिए, यानी एक दूसरे के एंटी पैरेलल। ये डायरेक्शन क्या हो गया? जस्ट अपोजिट। ये 3 से 5 इधर की तरफ और ये 3 से 5 इधर की तरफ। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल। बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और
होता क्या है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो एक तरह का स्ट्रैंड क्रिएट करते हैं, तनाव क्रिएट करते हैं, और जिसके कारण ये जो स्ट्रैंड होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, क्वाइल हो जाती है। क्या होती है, क्वाइल हो जाती है। कहीं भी आपस में ये ऐसे क्रॉस, ये जुड़ती नहीं है ऐसे। ये सपोज करिए कि आपने दो ऐसे रस्सियां ले ली, ठीक है, या फिर दो आप ले लिए क्या, तो मेटालिक रॉड ले लीजिए, ठीक है, दो मेटालिक रॉड, और दोनों मेटालिक रॉड को आप लोग बीच में क्या करिए, सीढ़ी बना दीजिए, बीच में स्टेप से जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपने ये मेटालिक रॉड ले लिया, इसको आपस में क्या कर दिया, छोटे छोटे मेटल से आपस में जोड़ दिया। अब इसको आपको एक को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देना है ऐसे। तो रोटेट करेंगे तो बीच का गैप जो होगा उनका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन देखने में ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं आके वो क्या कर रहे हैं, एक साथ आपस में मिल गया, उसको ऐसे रोटेट कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो सेम ऐसा जो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है किसका, हमारा डीएनए जो है वो क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। किसने प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। DNA is the polymer of nucleotide. There are 4 types of nucleotides are present in DNA. Okay, on the basis of 4 different types of nitrogen bases. Okay, now in next video we will discuss about the types of DNA and the pairing law, जो base pair law जो है and Chargaff law के बारे में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस पेयर रूल के बारे में एंड Chargaff रूल के बारे में, ठीक है। वंस अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं स्टार्टिंग से। फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक मिशर इन 1869 में उन्होंने सबसे पहले बताया था किसके बारे में, न्यूक्लियन को आइसोलेट किया था। कहाँ से आइसोलेट किया था उन्होंने, फर्स्ट सेल से। फर्स्ट सेल बेसिकली क्या होती है, न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं, WBC होती हैं, ठीक है, जो कंटेन करती हैं क्या, न्यूक्लियस। और उनके न्यूक्लियस से क्या किया गया था, सबसे पहले तो सेल को उन्होंने सेपरेट किया था, सेल से आइसोलेट किया था, डीएनए को एल्कलाइन मीडियम में ट्रीट कराया और उस एल्कलाइन मीडियम को फिर एसिडिफाई किया और न्यूट्रलाइज किया, तो उन्होंने प्रेसिपिटेट मिला उनको। किसका प्रेसिपिटेट मिला, तो डीएनए का, ठीक है। तो उन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लिक, क्या नाम दिया, न्यूक्लियन नाम दिया, ठीक है। तो फिर उन्होंने फाइनली आगे चल के आल्टमैन ने न्यूक्लियन को न्यूक्लिक एसिड कहा। न्यूक्लिक एसिड से डीएनए टर्म का सबसे पहले खोज किया, जैकारिस ने सबसे पहले डीएनए के बारे में बताया, ठीक। और उसके बाद वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, ठीक, और बताया कि डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं इन केस ऑफ डीएनए एंड इट इज आल्सो ऑफ 4 टाइप्स इन केस ऑफ आरएनए। ओके, तो ये आपका पेंटोज शुगर आपको डिटेल में याद रखना है। पेंटोज शुगर फार्मूला नाइट्रोजन बेस से क्या क्या पूछ सकता है, मैंने आपको डिटेल में बताया। नाइट्रोजन बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरिन्स एंड pyrimidines. प्यूरिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एडेनिन एंड गुआनिन। प्यूरिन से पूछ सकता है क्या अंतर होता है, तो प्यूरिन जो होते हैं इसमें डबल साइकिल नेक्स्ट वीडियो में अगर पॉसिबल होगा, टाइम होगा तो आई विल आल्सो डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, बट इट इज आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक। ओके, तो रिलैक्स रहिए, मैं डिस्कस जरूर करूंगा। हाँ, तो प्यूरिन जो होता है